आप सभी का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर यूट्यूबर हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं दीक्षा_2107 या फिर फेसबुक के पेज में फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, रिसेंटली एथिक्स का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनके मटेरियल को PDF फाइल में डाउनलोड करने का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसमें जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, 10th की क्लास हम कर रहे थे NCERT। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे एंड डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है एंड वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम एक कंट्री में बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम नहीं कर सकते हैं, क्यों इतनी ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो बेसिकली कहीं पर भी जहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी में ही डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, तो इसीलिए जहाँ भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन जो हमें देखने को मिलता है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। सोसाइटी में लोग जो होते हैं वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेसिस में रिकग्नाइज करते हैं एंड दे टेंड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर पार्टी। तो कैसे वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अपनी आइडियोलॉजीज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इस बेसिस में डिवाइड हो जाती है। सो समवेयर पॉलिटिकल पार्टीज लीड्स टू सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। अगर हम बात करें मीनिंग, अगर हम देखें प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी काइंड ऑफ ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आके क्या करते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं एंड आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शंस दे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट एंड दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं इनके कुछ पॉलिसीज़, इंटरेस्ट एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं एंड अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को ये लोगों के सामने रखते हैं थ्रू देयर मैनिफेस्टोज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, एंड लोगों को परसुएट करते हैं कि उनकी पार्टी को जो लोग हैं वो चूज़ करें। तो इस हिसाब से डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं उनके अपने अपने एजेंडाज़ होते हैं एंड लोगों को वो ऑप्शंस देते हैं कि जो भी जिनके भी एजेंडाज़ लोगों को सूट करें लोग उनकी पार्टी को वोट करें। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है, तो उस टर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं पार्टीसनशिप। तो बेसिकली पार्टीसन होता क्या है? पार्टीसन होता है कि व्हेन यू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेंड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर पार्टी। एक इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं हम बोलते हैं पार्टीसन। तो पार्टीसनशिप क्या होती है? पार्टीसनशिप का भी मतलब यही होता है कि जब आप कि इन व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक अ बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक पर्टिकुलर पार्टी के टूवर्ड्स थोड़े से बायस हो जाते हो और इस तरह से हमारी सोसाइटी में हर लोग पर्टिकुलर पार्टीज़ को लेके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बायस हो जाते हैं एंड प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, उसको बोलते हैं पार्टीसनशिप। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 तरह से वो बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे हाई हायरार्किकल सेंस में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको लैडर में देखने को मिलेगा लीडर्स। उनके अंदर काम करते हैं एक्टिव मेंबर्स एंड इनके नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं? जनता होती है, हमारे सिटीजन्स होते हैं जो हर पार्टीज़ को फॉलो करती है, वो उनके बनते हैं फॉलोवर्स। अब देखिए हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या करती है? इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है एंड इलेक्शंस कंटेस्ट करते टाइम वो लोगों को, वोटर्स को बहुत सारी अपनी अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सामने रखती है एंड लोगों को चॉइसेस देती है टू चूज़ अमंग दोज पॉलिसीज़। एंड साथ ही साथ में जो पार्टीज़ है ये एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है कि इसमें इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। अब आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे लॉज बनाती है? वो तो गवर्नमेंट बनाती है। अगर आप इनडायरेक्ट वे में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो बाद में जाके गवर्नमेंट फॉर्म करती है एंड गवर्नमेंट ही होती है जो हमारी कंट्रीज़ के लॉज फॉर्म करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं एंड रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और जो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शंस हार जाती हैं, जो लूज़ कर जाती हैं, वो लोग ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। अब ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? द ऑपोजिशन पार्टीज मोस्टली दे ट्राई टू वॉइस डिफरेंट व्यूज़ एंड मेन उनका काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना। अगर गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ है, बैड या फेल्ड पॉलिसीज़ है, तो उसको अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है? अपोज करती है या उसको हाईलाइट करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन कैसे? देखिए अब फॉर एग्जांपल हम बात करें प्रेजेंट डे, अगर हम हरियाणा और के जो हरियाणा पंजाब के जो फार्मर्स हैं
उनके इश्यूज़ की बात करें तो वो अभी धरने पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मूवमेंट चल रहा है, तो उसको जो अपोजिशन पार्टी होगी वो क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसको हाईलाइट करेगी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, सो दैट गवर्नमेंट फील प्रेशराइज्ड एंड टेक बैक दोज एग्रीकल्चर लॉज। तो इस तरह से जो पार्टीज़ होती हैं वो मूवमेंट्स को लॉन्च करती है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी सारे रोल्स प्ले करती है, जैसे इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि अगर हम देखें तो जो लोग हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वो लोकल पार्टी लीडर के पास जाना ज़्यादा इजी समझते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफिसर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं। तो जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो लोकल लेवल में लोगों को हेल्प करती है वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो हमारे अगर बात करें कि हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो देखिए अभी हमने बहुत सारे फंक्शंस की बात करी पिछली स्लाइड में, तो वो सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अगर ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन, तो क्या होगा, हर एक कैंडिडेट जो होगा वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा। तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा तो उसकी मेजर जो पॉलिसी डिसीजंस होंगे वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड ही होंगे। तो वो क्या चाहेगा, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कैंडिडेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा। तो एट द नेशनल लेवल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक कॉमन पॉलिसी के बारे में सोचेगा, और कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूरी एक नेशनल लेवल की हमारी गवर्नमेंट को चलाने का सोचेगा, क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। तो जो लीडर है अपनी मन चाहे करेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम पंचायत के इलेक्शंस की भी बात करें तो कि पंचायत के इलेक्शंस में पार्टी बेस्ड इलेक्शंस नहीं होते हैं, उसमें पर्टिकुलर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चूज़ नहीं करती है, टिकट नहीं देती है, वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अब देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं तो वो एज ए इंडिविजुअल चूज़ नहीं करते हैं, वो उन लीडर्स को भी कहीं ना कहीं पार्टी से रिलेट करके चूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, और उस बेसिस में जो वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इवन इन इलेक्शंस विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पार्टी, उसमें भी देखिए कितनी ज़्यादा महत्वता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सो हम लोग ऐसी सिचुएशन इमेजिन ही नहीं कर सकता जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें केओस आ जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, हमारे जो लीडर्स होंगे, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर हमारी कंट्री को गाइड या रूल नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास एक, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है भाई वो नेसेसरी तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। तो देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी होती है, हम ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलते हैं जहाँ पे हर एक सिटीजन फ्री होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का। सो यू कैन हैव एज मच एज एनी पॉलिटिकल पार्टीज यू वांट टू हैव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, बट इसमें से सारे पार्टीज सीरियस कंटेंटर्स नहीं होते इलेक्शन में। इलेक्शन में से बहुत ही कम फेमस पार्टीज होती हैं जिनके कैंडिडेट्स जीत के आते हैं, जिनको इतने सारे वोट्स मिलते हैं और वो फाइनली अपनी सरकार बनाती है। तो अगर हम देखिए पार्टीज़ की बात करें कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए, तो इस बेसिस में अलग अलग सिस्टम फॉलो होता है अलग अलग देशों में। तो पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, सेकंड होता है टू पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम में बेसिकली ऐसे कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम चलता है, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी होती है और हमेशा यही रूल करती है, ठीक है। इसी के कैंडिडेट्स अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है, केवल वही रूल करती है। तो हम ऐसे वन पार्टी सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास, सिटीजन्स के पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए अपने कंटेंडर्स को चूज़ करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए। द सेकेंड वी हैव इज़ अ डबल सिस्टम पार्टी सिस्टम। डबल पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ऑल्दो वी हैव मोर देन टू पार्टीज़, बट जो रियल कंपटीशन होता है वो हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में होता है। ऐसा आपको यूएस और यूके में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मोस्टली दो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन रहता है।
देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टीज़ होती है जो compete करती है, एंड इसमें से या तो एक पार्टी अपनी मेजॉरिटी से सीट्स ला के अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, या जब मेजॉरिटी एक पार्टी की नहीं आती है तो उसमें 2-3 मोर देन 2 या समटाइम्स 3-4 पार्टीज मिलकर क्या करती है, अपने एक अलायंस फॉर्म करती हैं एंड फिर वो अपनी सरकार फॉर्म करती है। तो इसको हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम, सॉरी इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो देखिए हम फॉलो करते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप के लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक तो होता है नेशनल लेवल, एक होता है पॉलिटिकल लेवल। तो उसी तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं। तो हमारे फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, एक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो नेशनल लेवल पर होती है जिनको हम नेशनल पार्टीज़ बोलते हैं, और कुछ जो पार्टीज़ होती हैं जो रीजनल लेवल पे होती है, जो रीजनल एस्पिरेशंस को लोगों के जो रीजनल लोग हैं उनके रीजनल एस्पिरेशंस को पुट फॉरवर्ड करती है, उनको हम बोलते हैं रीजनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़ भी हम उनको बोलते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, ये तो हमें पता है। तो क्या होता है कि तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो ऑल्दो सारी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, बट कभी कभी वो कुछ पार्टीज़ को, जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, जैसे कि उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी पार्टीज़ को, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बीजेपी है, इसका लोटस सिंबल है तो सिंबल अलॉट कर देता है, या कांग्रेस है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है। तो ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल फैसिलिटीज़ या प्रिविलेजेस दिए होते हैं और उनको रिकग्नाइज किया होता है, तो सिंस दीज पार्टीज आर रिकग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, इसीलिए इनको रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि किस तरह से एक पार्टी को हम या तो रिकग्नाइज करते हैं, रिकग्नाइज इन द सेंस कि क्या हम उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज कर रहे हैं या किस वे में हम उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन देंगे। तो दोनों में एक क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें कि स्टेट पार्टी का रिकग्निशन कैसे होता है, जब कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी 6% ऑफ टोटल वोट्स लेके आती है, या तो असेंबली इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन में, किसी भी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में अगर एक पर्टिकुलर पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स लेके आती है, 6% ऑफ टोटल वोट्स लेके आती है, तो इससे क्या होता है, प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 सीट्स भी वो लेके आने चाहिए इन अ असेंबली। तो असेंबली इलेक्शंस में या तो आपको 2 सीट मिलती है, प्लस 6% अगर आपको वोट्स मिलते हैं तो ऐसी पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकग्निशन मिलता है। वहीं अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पार्टी का रिकग्निशन कब मिलता है, जब कोई पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स लेके आती है, यानी कि पहला ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा भी है, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो इससे लोकसभा भी है, तो इसमें लोकसभा के इलेक्शंस के भी वोट्स काउंट होते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शंस में या तो असेंबली के इलेक्शन में कोई भी पार्टी 6% ऑफ टोटल वोट्स लेके आती है, साथ ही साथ अगर 4 सीट्स वो लेके आती है लोकसभा में, तो उसको क्या वो बोला जाएंगे, तो उसी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे एक और ध्यान देना है कि हमने पहले जो 6% वोट बोला था वो कोई भी एक स्टेट की बात करी थी, लेकिन नेशनल पार्टी का रिकग्निशन में जो 6% वोट है ये कोई भी 4 स्टेट में मिलके होने चाहिए, यानी कि इन एनी 4 स्टेट्स अगर कोई पार्टी 6% वोट्स लेके आ जाती है, या तो असेंबली के इलेक्शन में या तो लोकसभा के इलेक्शन में, और साथ ही साथ 4 सीट्स लेके आती है लोकसभा में, तो उसको नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिल जाता है। अगर इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो 2018 तक हमारे पास 7 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है। एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 1998 में फॉर्म हुई थी अंडर ममता बनर्जी, और इसको नेशनल पार्टी का रिकग्निशन 2016 में मिला है। अगर इसकी हम बात करें आइडियोलॉजी की तो सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म में फॉलो करता है। देन बहुजन समाज पार्टी है 1984 में फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशी राम। ये मोस्टली हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को ये पुट फॉरवर्ड करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1925 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मार्क्सिज्म लेनिज्म सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, एंड इट इज़ अगेंस्ट कम्युनलिज्म। अगर हम बात करें तो देखिए ये पार्टी काफ़ी वीक हो गई थी पोस्ट 1964, क्योंकि 1964 में पार्टी में स्प्लिट आया था, जब हमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट देखने को मिलती है।
बहुजन भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में इसको रिवाइव किया हुआ था। बेसिकली पहले ये जो पार्टी थी ये थी भारतीय जनसंघ, जिसकी शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में करी थी। तो यही भारतीय जनसंघ का रिवाइवेशन या रिफॉर्मेशन 1980 में हुआ और जिसको हमने बोला भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करें तो इसके जो प्रिंसिपल्स है वो मोस्टली किससे एफिलिएटेड है, इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर, या तो फिर जो दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजीज थी रिलेटेड टू अंत्योदय या ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजीज उससे इंस्पायर्ड है। ये किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? इसकी फेमस आइडियोलॉजी है कल्चरल नेशनलिज्म, या जिसको हम हिंदुत्व फिलॉसफी भी बोलते हैं। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट बेस अचानक से हमें देखने को मिला था पोस्ट 1990s, जब 1998 में एट द सेंटर लेवल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इन्होंने अपनी सरकार फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्म करी थी। करेंटली अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट रूल कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में स्प्लिट होके बनी थी, स्प्लिट हुई थी सीपीआई से। मार्क्सिज्म लेनिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करता है एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनलिज्म, इट एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अगर बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस से स्प्लिट हुई थी 1999 में और ये मोस्टली प्रोमिनेंट है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। 2004 से, जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी कि ये एक अलायंस था, तो उस अलायंस में ये भी उसकी मेंबर थी जिसको लीड किया था कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे स्प्लिट्स देखने को मिले, जो भी एक स्प्लिट हमने बात करा था। एंड 1977 तक इट वॉज रूलिंग एट द सेंटर एंड देन फ्रॉम 1980 से 1989 तक। आफ्टर 1989 इसका जो सपोर्ट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। ये अगर हम इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करें तो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है, यानी कि ना कि ये ज़्यादा राइटिस्ट है और ना ही लेफ्टिस्ट है, तो न्यूट्रल फिलॉसफी फॉलो करता है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है या उसको हाईलाइट करता है, और वीकेंड सेक्शन सोसाइटी के जो होते हैं स्पेशली माइनॉरिटीज़ उनकी डिमांड्स को आगे रखता है। एंड इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ ह्यूमन फेस। और यूपीए जो गवर्नमेंट थी फ्रॉम 2004 टू 2019 उसमें ये लीडर था। अब स्टेट पार्टीज़ की बात करें तो स्टेट पार्टीज़ को मोस्टली हम लोग रीजनल पार्टीज़ बोलते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगी एंड ये इसलिए रीजनल पार्टीज़ बोली जाती है क्योंकि ये जो पार्टीज़ होती है, रीजनल पार्टीज़ जो होती है, ये रीजनल एस्पिरेशंस को दर्शाती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं या उनके लिए काम करती हैं। अगर हम बात करें तो इनका इम्पोर्टेंस देखिए, पहले क्या था कि पहले जो पार्टी मोस्टली जो सेंटर पे गवर्नमेंट फॉर्म होती थी वो होती थी कांग्रेस की, तो जो स्टेट पार्टीज़ है उनको इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है स्टेट पार्टीज़ की वो मिली आफ्टर 1990s के बाद एक पीरियड शुरू हुआ कोलिशन गवर्नमेंट का, जब कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी जीत के नहीं आ पाई, यानी कि अपनी मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाई। तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी, नेशनल पार्टी, अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो उस समय कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि वो 2-3 स्टेट पार्टीज़ के हेल्प से उनकी सीट्स की हेल्प से उन्होंने जब गवर्नमेंट फॉर्म करी तो वहाँ से कहीं ना कहीं जाके स्टेट पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ी और उनको रिकग्निशन मिला। सो दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे पहले अगर हमारे फेडरल सिस्टम तो था लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पार्टी सेंटर पे रूल कर रही होती थी वही मोस्टली स्टेट्स में भी रूल कर रही होती थी। तो ये जो सिस्टम था कोलिशन गवर्नमेंट का, ये हमें पोस्ट 90s के बाद देखने को मिलता है, जब स्टेट पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहले चैलेंज की बात करें तो अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो पार्टीज़ के अंदर ही अंदर बहुत सारे इंटरनल डेमोक्रेसी में लैकिंग होती है, प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे सिस्टम नहीं बनता है। क्योंकि कैसे अगर आप बात करें तो कैसे ऐसा होता है, देखिए कुछ ही ऐसे लीडर्स होते हैं टॉप में जिनके पास पूरी पावर होती है, उनके अंदर के जो एक्टिव लीडर्स होते हैं, उनके अंदर जो एक्टिव वर्कर्स जो होते हैं उनको कभी भी पार्टी के बारे में चीज़ें सच पता नहीं होती हैं कि टॉप लीडर्स पार्टी के डिसीजंस क्या ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कुछ छोटे मोटे लीडर्स हैं, अगर वो बड़े लीडर्स के कुछ व्यू पॉइंट से डिसएग्री करें फिर भी उनकी चल नहीं सकती, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। देन सेकेंड चैलेंज हमारा आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टिक सक्सेशन वाला चैलेंज कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो पावर होती है वो फ्यू लीडर्स के हाथ में ही होती है, और जब ये पावर
एक ही पर्टिकुलर फैमिली के लीडर्स के हाथ में ही रहे, यानी कि हर बार एक पार्टी को एक पर्टिकुलर फैमिली के ही लोग रूल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी वीक पड़ जाती है, क्योंकि कुछ ही लीडर्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम सबको पता है कि हर इलेक्शंस में हर दिन ब दिन हमें मनी का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग हमारी सोसाइटी में रिच हैं, जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास मनी है, तो विद द हेल्प ऑफ मनी पावर दे आर विनिंग इलेक्शंस। एंड साथ ही साथ में जो हमारी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ भी करना चाहें तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी वो नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो एज सच लोगों के पास ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज वी डोंट हैव एज सच पार्टीज टू चूज। क्योंकि देखिए, अगर आपको देखिए इंडिया में नहीं, ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि अभी प्रेजेंट डेट में कंटेम्प्रेरी टाइम में डिफरेंट पार्टीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो आइडियोलॉजीज़ का डिफरेंस होता था वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होता जा रहा है। तो आज के टाइम में इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है नहीं, क्योंकि हम जब भी एक पार्टी को फॉलो करते हैं वो उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस में करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ के बेसिस में करते हैं। तो जब सारी पार्टीज़ की पॉलिसीज़ आइडियोलॉजीज़ हमें सेम दिखेगी तो फिर लोग किस बेसिस में पार्टी को चूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें क्या करना है, पार्टीज़ को रिफॉर्म करना है। तो पार्टीज़ को रिफॉर्म करना इतना ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नमेंट है वही पार्टी को रिफॉर्म कर सकती है, कोई चेंजेस ला सकती है हमारे लॉ में, और जो गवर्नमेंट है वही एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहेंगे कि कोई भी रिफॉर्म्स आए, बट फिर भी हमारे कुछ रिफॉर्म्स आए, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था डिफेक्शन। तो डिफेक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ चेंजिंग पार्टी एलिजेंस टू अनदर पार्टी, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी से जिससे एक कैंडिडेट जीत के आता है, यानी कि एक पार्टी से जब वो टिकट लेता है और जीत जाता है, लेकिन बाद में वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो बेसिकली ये ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो इस वजह से हम एंटी डिफेक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया लॉ आया जिसकी वजह से ये डिफेक्शन जो है इसको रोक दिया गया। तो इसकी वजह से काफ़ी एमएलए और एमपीज जो हैं नाउ दे आर नॉट एबल टू चेंज पार्टी सो फ्रीक्वेंटली। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका कॉन्स भी है, इसके साथ एक गलत भी चीज़ हुई है। ये हुई है कि अब जो है जो एमपीज़ एंड एमएलएज हैं वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अगर व्यू पॉइंट अलग होता है तो डिसअग्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो डिसअग्री कर लेंगे तो क्या होगा, उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा। तो इस वजह से उनकी पार्टी के लीडर्स जो भी उनको बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनको वो फॉलो करना पड़ता है आंख बंद करके। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग है, बट ओवरऑल फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी और डीप हुई है। और साथ ही साथ इसके और भी सारे देखिए हमें देखने को मिले हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब उन्होंने देखा, सुप्रीम कोर्ट है कि हमारे इलेक्शंस में मनी और क्रिमिनल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी करा कि हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ते टाइम एफिडेविट देना होगा, जिसमें उसको अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग है हाईलाइट करना पड़ेगा। वही इलेक्शन कमीशन ने हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये नेसेसरी किया है कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं विद इन द पार्टीज़ उसको और डेमोक्रेटिक करना है, और साथ ही साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करने हैं। अगर ये तो देखिए हमारे उस पर आ चुके हैं ये सारे लॉस, लेकिन अदर देन दीज बोले रिफॉर्म्स, तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स और हैं जिसको सजेस्ट किए गए हैं बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जैसे कुछ सजेशंस है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इंटरनल अफेयर्स है उसको भी रेगुलेट करना चाहिए थ्रू अ प्रॉपर लॉ, सो दैट कहीं ना कहीं जो डायनेस्टिक सक्सेशन वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हम उसको रोक सकें और इंटरनल डेमोक्रेसी जो है विद इन पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको इंक्रीज़ कर सकें। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स विमेन के लिए रखने चाहिए, यानी कि विमेन के लिए कुछ कोटा रखना चाहिए, सो दैट विमेन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट एरेना में ज़्यादा बढ़ जाए, पॉलिटिकल एरेना में। कुछ ये मानते हैं कि जो इलेक्शन से फंडिंग होती है इसकी वजह से करप्शन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो इस वजह से जो इलेक्शन की फंडिंग है उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को खुद से पैसे देने चाहिए और प्रॉपर एक लिमिट सेट करनी चाहिए जिसके बाहर कोई भी पार्टी ज़्यादा खर्चा ना कर सके।
देखिए ये सब तो सही है। अगर हम ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओवर रेगुलेट करने की ट्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है दे विल ट्राई टू चीट द लॉ, क्योंकि एट द एंड जो लॉज है वो कौन फॉर्म करती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। एंड गवर्नमेंट कौन बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एंड गवर्नमेंट देन फॉर्म द लॉ। तो अगर आप ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा रेगुलेट करने का ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं अदर 2 टाइप के वेज जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। एक तो है इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशर पुट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। या तो फिर आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो कि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना है तो आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, पॉलिटिकल एरेना में पार्टिसिपेट करो, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हो। तो ये दो जो लॉज है, जो ये 2 वेज है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के, दीज वेज आर बेटर देन अदर वेज। अगर हम बात करें तो हम अपनी डेमोक्रेसी की क्वालिटी को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। यानी कि जब लोग अपने पार्टिसिपेशन के बारे में अवेयर होंगे, अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, देन दे विल टेंड टू फॉलो मोर पॉलिटिकल सिस्टम। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत कुछ कर रही है तो वो उसको साथ साथ में क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन अगर लोग हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहें और कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट कभी भी क्रिटिसिज्म ना बोले या उनको फेवर नहीं करेंगे तो कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स हो ही नहीं पाएगी। तो बेसिकली हमारे पॉलिटिक्स को रिजॉल्व करने के लिए जो भी सब प्रॉब्लम्स है, लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में पॉलिटिक्स और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो चैप्टर पे एंड हो गया है। कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।